Okay, so we are studying what, which lesson? Vital villages thriving towns. वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, गाँव का विकास शहरों के विकास में कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। वी आर नाउ स्टडिंग थर्ड सेट हियर, हु लिव्ड इन द विलेजेस। गाँव में कौन कौन लोग रहते थे? तो गाँव में गाँव के लोग रहते थे। पहला आंसर तो ये हो सकता है, या गांव में ऐसे सोच सकते हैं ना, गांव में कौन लोग रहते हैं जिनका जीवन यापन गांव के संसाधनों पर डिपेंडेंट होगा। बिना पढ़े हम कुछ तो सोच सकते हैं ना बेटा, बोलो, हम राइट? यस सर। कुछ तो बोला जा सकता है ना, गांव में कौन रहते होंगे, जंगल में कौन रहता होगा, बताओ, आंसर दो, इसी की बेस पर आंसर बताओ, जंगल में कौन रहता होगा? जो जंगल के रिसोर्सेज पर रहते होंगे, ठीक है, जो इनके पूर्वज हमेशा से जंगलों में रहे होंगे वो जंगल में रहता होगा, जिनका जीवन जंगल के जो रिसोर्स है उस पर डिपेंडेंट होता होगा। पॉइंट। पानी में कौन रहता होगा? जिसका जीवन पानी से चलता होगा, मछली रहती होगी। मछली क्या करती होगी? डुबुक डुबुक करती होगी मछली। आर गेट योर माइंड? तो हम कुछ चीजों के आंसर ऐसे दे सकते हैं, करेक्ट ना? बोलो बेटा। यस सर। ओके, हु लिव्ड इन द विलेजेस, गांव में कौन रहता था? देयर वर एट लीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, 3 तरह के पीपल, है ना? कितने तरह के? अंडरलाइन कर लें, 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस इन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ओके, इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज विल्लार। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऑर्डिनरी प्लाउमेन वर नोन एज उजवार, तो इसको उजवार एंड वेल्लार, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप। एंड लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज कालसियार एंड अदमाई, ठीक है। अब ये देखो, ये जो नाम्स है ना, नेम है ना, ये हमारे क्या है, ये साउदर्न तमिलियन नेम्स है, इसलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का अंतर वह हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, तो अब ये जो देखो हमारे यहाँ अलग अलग रीजन में बाई एंड लार्ज अगर देखेंगे तो भारत में की व्यवस्थाएं, नॉर्थ साउथ की व्यवस्थाएं एक ही थी। प्राचीन भारत की हम बात कर रहे हैं। धीरे धीरे जहां जहां जैसे जैसे विदेशी ताकतें आती गई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो गया। पॉइंट। तो यहां पर जो चर्चा की गई है, इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेल्लार, ठीक है। ऑर्डिनरी प्लाउमेन वर नोन एज उजवार एंड लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज कालसियार एंड अदमाई। अब ये जो नाम है बेटा, ये समझने का प्रयास करो कि जैसे स्लेव्स लिखा, तो ये स्लेव का कॉन्सेप्ट वो मत समझना जैसे अंग्रेजों ने निग्रो लोगों को स्लेव बनाया, हाँ, और उनसे उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। पॉइंट। ये बस इतना ही समझ लो कि कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट था। पॉइंट, कोई किसी के ऊपर डिपेंड था, उसमें से कुछ लोगों ने दुरुपयोग भी किया होगा, इससे डिनाई भी नहीं किया जा सकता, लेकिन बाई एंड लार्ज उस तरह की सोसाइटी नहीं थी जिस तरह से अंग्रेजों ने इम्पेरियलिज्म, बड़ी क्लास में पढ़ोगे, या कॉलोनियलिज्म के माध्यम से लोगों को खरीदा बेचा। आदमियों का ट्रेड होता था, आपको चाय पत्ती चाहिए, टी का बॉक्स चाहिए, तो आप 2 निग्रो लोगों को, 2 अफ्रीकन लोगों को, हट्टे कट्टे लोगों को बेच दो, आपको 2 चाय पैकेट चाय पत्ती मिल जाएगा, टी बॉक्स मिल जाएगा। तो ये तो बहुत ही अजीब लगता है कि नहीं लगता है बेटा, बोलिए, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? बच्चे गायब है क्या? यस सर। हाँ, तो बिल्कुल शांत हो जा रहे हो बच्चा। In the northern part of the country, the village headman was known as ग्राम भोजका। अंडरलाइन कर लेंगे, किसको? विलेज हेडमैन को क्या कहते थे बेटा, बोलिए, विलेज हेडमैन को क्या कहते थे, सर हेडमैन। बोलिए सर ग्राम भोजका। हाँ, ग्राम भोजका बोलना है बेटा। यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस, एक ही परिवार के लोग कई सालों तक इसके ऊपर अधिकार
पा लेते थे, क्योंकि उनका सम्मान होता था। ठीक है, उनका सम्मान होता था। व्यवस्थाएं बदली, और वो जो ग्राम भोजक होते थे ना, वो कभी कभी अपने परिवार से ज्यादा गांव के लोगों का ध्यान रखते थे। वो लोग बड़े ईमानदार टाइप के थे, क्योंकि इंडिया प्रॉस्पेरस कंट्री था ना, रिच कंट्री था, तो इसलिए उस तरह की समस्याएं नहीं थी। जो कि बाद में जब लोगों ने यहाँ पर फॉरेन पावर्स आई तो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, तो गरीबी बढ़ती गई, लोगों की सोच बदलती गई, तो वो अलग कहानी है। लेकिन बाय एंड लार्ज हमारी जो सोसाइटी थी, वो गांव में कोई भूखा नहीं मरता था उस जमाने में। ठीक है, जो जो देश जो जिस देश के लोग चींटियों को भी दाना खिलाते हो, वो किसी को कैसे भूखा मार सकते हैं? गेट योर पॉइंट? लेकिन वो तब था जब हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी थी। लेकिन हमारे बाहर से जब लोग आए, उन लोगों ने इस देश के रिसोर्स को लूटा, बहुत तरह के, तो धीरे धीरे तो गरीबी बढ़ती गई। और आज के समय में क्या हो गया है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उल्टा से सब कुछ घटनाएं घट रही हैं। ओके, सो इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वाज हेरिडिटरी। तो ग्राम भोजक जो का पोस्ट जो था, विलेज हेडमैन का जो पोस्ट था, वो क्या था? हेरिडेटरी था, मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन। ठीक है, दादाजी के बाद पापा जी हेडमैन बन गए, ग्राम भोजक बन गए, पापा जी के बाद उनके उनका सन, फिर उनका सन, उनका सन, तो दैट इज द ट्रेडिशनल वे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये फैमिली में शिफ्ट होता गया। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वाज हेरिडेटरी। द ग्राम भोजका वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। ये क्या था? ग्राम भोजक कौन होते थे जनरली? लार्जेस्ट लैंड ओनर। भाई जिसके पास ज्यादा जमीन होगी उसका सम्मान भी होगा, उसके पास पैसा भी होगा, लोग उससे इज्जत भी करेंगे, और वो समाज का ध्यान भी रख सकता है। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड। उसके पास ऐसे लोग थे जो फुल्ली डिपेंडेंट थे। स्लेव्स का मतलब मैं यही लगाता हूँ the Indian context में, slaves and hired workers to cultivate the land. Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes. King उनको आदेश देता था, king उनकी मदद से taxes को collect करता था। Are you getting your point? Okay? Yes, sir. हाँ, he also functioned as judge and sometimes as a policeman. क्योंकि उसके पास पावर था, वेल्थ था, इज्जत थी उसकी, तो वो क्या होगा? पुलिसमैन की तरह काम करता था। ठीक है, लोगों के ऊपर नियंत्रण भी रखता था, लोगों को डराने का भी काम करता था अगर गलत होता था, या जैसे भी। ठीक है, हमेशा समाज में एक स्कोप होता है, कुछ लोग मिसयूज करते हैं पावर को, लेकिन उसकी वजह से पूरा समाज नहीं हम ब्लेम कर सकते हैं। तो दैट इज द पॉइंट हियर। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोज का, देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स। इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपतिज। अंडरलाइन कर लेंगे, गृहपतिज। मोस्ट ऑफ होम वर स्मॉलर लैंड ओनर्स। ये जो गृहपतिज थे ना, ये क्या थे? स्मॉलर लैंड ओनर्स थे कंपेयर टू द ग्राम भोज का। एंड देन देयर वर मेन एंड वुमेन सच एज दास एंड कर्माकर हु डिड नॉट ओन लैंड। और इनके पास लैंड नहीं होते थे। जनरली क्या होता था? लो पुअर पीपुल कह सकते हो। और पुअर पीपुल क्या होगा? वो बड़ा जो रिच पीपुल है उनके ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, इसलिए उनके लिए दास वर्ड का यूज किया गया। लेकिन अगेन दिस दास डज नॉट मैच विद दोज स्लेव्स ऑफ द निग्रो कम्युनिटी विच यूरोपियन पावर्स हैव यूज्ड फॉर ट्रेड पर्पसेस। ठीक है, जब आप पढ़ोगे आगे बोस्टन की टी पार्टी, कभी आप पढ़ोगे बड़ी क्लास में, पहले के सिलेबस में था, अब उसकी चर्चा नहीं होती है। तो बोस्टन की टी पार्टी में अंग्रेजों, वो यूरोपियन पावर्स के जो टी पैकेट्स थे, बॉक्सेस थे, उसको निग्रो लोगों ने, अफ्रीका के लोगों ने समुद्र में फेंक दिया। और इसके बाद वहीं से आज़ादी का आंदोलन उन्होंने शुरू हो गया वहाँ पर। ठीक है, तो वो आपको यहाँ ये जानना है कि एंड देन देयर वर मेन एंड वुमेन सच एज दास एंड कर्माकर who did not own land and had to earn living working on the fields owned by others. क्योंकि उनके पास नहीं था, मतलब इसको कह लो कि दास एंड कर्माकर्स आर द लेबरर क्लास। हाँ, आज भी जैसे देखो ना, जिनके पास अपनी संसाधन नहीं है, दूसरे के यहाँ शॉप में काम करते हैं या नहीं करते हैं?
बोलो भाई। Yes, sir. In most villages, there were also some crafts person such as blacksmith, potter, carpenter and weaver. ये हमारी सोसाइटी थी। हर गांव में आपको ब्लैक स्मिथ मिल जाता था, हर गांव में पॉटर मिल जाते थे, हर गांव में कारपेंटर मिल जाते थे, हर गांव में वेबर मिल जाता था। और मुझे बहुत बार मौका मिला है कि मेरे एक अंकल थे गांव में, जो हमारे बड़े पिताजी के बड़े अच्छे दोस्त थे। वो लोग साथ में बैठ के ना, एक कीर्तन पार्टी उन लोगों की थी, वो लोग करते थे गांव में मंदिर के पास। और ये उसमें ये अंकल थे, उनका नाम उनका नाम तो राम उग्रह बेचन ऐसे करते, हम लोग बेचन अंकल कहते थे। तो वो जो है, ये उनके घर में मैं चला जाता था, छोटा था, जो अपने छुट्टियों में आता था गर्मी के दिनों में, तो उनके यहाँ चला जाता था। और वो उनका एक क्या था, उसको क्या कहते हैं, उसको चाक कहते हैं ना उसको, हमारे यहाँ चाक कहते हैं। तो जो व्हील जिसको कह लो आप, अंग्रेजी में व्हील कह लो, तो उसको घुमाते थे, तो मैं भी उसको घुमाता था। और उसके मिट्टी के बर्तन, कभी कभी हमारे यहाँ कुल्हड़ कहा जाता है, ठीक है, भरुका या कुल्हड़, तो मैं उसको बनाता था, तो टेढ़ा हो जाता था, फिर उसको वो ठीक करते थे, कभी डांटते नहीं थे, क्योंकि फैमिली की इज्जत थी थोड़ी, इसलिए लोग डांटते नहीं थे। खराब भी हो जाता था तो बड़े प्यार से बताते थे। और हम उन लोगों का, जैसे आज के समय में जिसको हम कास्ट व्यवस्था कहते हैं ना, हम लोग कि उस कास्ट व्यवस्था में भी हम लोग हमेशा उनको चाचा चाचा और प्रणाम करते थे। गेट योर पॉइंट। तो वो सोसाइटी हम लोगों की बड़ी प्यारी सोसाइटी। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस, यहाँ पर देखें, जो इन सब चीज़ों का जो एविडेंस है ना, इन सब चीज़ों का, वो इससे रिफ्लेक्ट होता है। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बड़ी क्लासों में जब आप पढ़ोगे और इसके बारे में और अध्ययन करने का प्रयास करोगे, तो संगम लिटरेचर में उस समय के समाज के बारे में, लिटरेचर डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ आइडिया आपको मिलेगा। संगम लिटरेचर बहुत ही, उस समय की सोसाइटी कितनी डेवलप थी उसका एक आइडिया आपको यहाँ से मिल सकता है। संगम लिटरेचर वर कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स। अब जब लिटरेचर जब का काम हो रहा है 2300 साल पहले, समझ लो, तो बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये सब सारे काम हो रहे थे भारत में। तो भारत का समाज कितना विकसित रहा होगा, इन सब चीज़ों से आप अंदाज लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम। संगम का मतलब ही होता है कॉन्फ्लुएंस। जैसे प्रयागराज है ना, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती, अदृश्य सरस्वती, इसको कहते हैं इनविजिबल सरस्वती रिवर, ठीक है, जिसका वेदों में की चर्चा की गई है। ऐसा माना जाता है कि ये रिवर्स तो बाहर से दिखाई देती है गंगा यमुना, और जियोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से सरस्वती जो रिवर का जो फ्लो था, अपर फ्लो, वो डैमेज हो गया। टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से वो अंदर दब गई रिवर, जिसका कभी सेटेलाइट से कभी कभी इमेज दिखाई देता है, और वो धीरे धीरे अंदर सूख भी गई। लेकिन उसकी कोई पतली धार है जो कि यहाँ आके प्रयाग में वो निकलती है, इसलिए इनविजिबल वहाँ पर वाटर का चेंज देखने को मिलता है। जहाँ गंगा और यमुना मिलती है ना, वहाँ पर पानी का चेंज देखने को मिलता है, और सरस्वती का जहाँ मिलन होता है। तो ये संगम का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट, ठीक है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती, प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी घटना है, जियोलॉजिकल घटना है, जहाँ पर लोग संगम में, वहाँ पर हर्षवर्धन के समय में, जहाँ पर वेन सांग ने भी विजिट किया था, और उसने चर्चा की है वेन सांग कि हर्षवर्धन के समय में वहाँ जो संगम होता था प्रयाग में, वहाँ पर लोगों को दान बहुत दिए जाते थे। लोग आते थे वहाँ, प्रवास करते थे, और महीनों वहाँ रहते थे गंगा किनारे। और गंगा किनारे बहुत प्योर होता है, गंगा का पानी बहुत प्योर होता था, उसमें जो सल्फर है उसकी मात्रा ज़्यादा थी, जिससे स्किन के डिजीज दूर हो जाते थे। खैर, तो these texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangams of poets that were held in the city of Madurai. कहाँ होता था? मदुरई में। कहाँ होता था बेटा? मदुरई में। और इसको आप मैप पे देख भी लेंगे, पेज नंबर 105 पर है। द तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। आपने जो कुछ भी आपने भी पढ़ा, ये संगम, ये जहाँ पर जो तमिल वर्ड्स आए, वेलार, उजावार, इस सब की चर्चा कहाँ है? संगम लिटरेचर में। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? आर गेटिंग पॉइंट?
बोलो भाई, Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है. ओके।